हेलो रन, क्या हाल चाल। वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, दिस इज द फर्स्ट क्लास ऑफ बायोलॉजी मास्टर क्लास जहां पे हम पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। आपको इस लेक्चर के बाद बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आपको नीट बायोलॉजी में आखिर पढ़ना कैसे है एनसीईआरटी, और कैसे आप अपने प्रिसाइज एनसीईआरटी रेलेवेंट नोट्स बना सकते हैं, जिससे चाहे किसी भी एनसीईआरटी लाइन या उसके थोड़ा बियॉन्ड जाके भी सवाल पूछा जाए तो नीट बायोलॉजी में आपके 360 में 360 मार्क्स आ जाएंगे। तो जो चैप्टर हम आज देखने वाले हैं दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, इट इज अ सेमी रट्टाफिकेशन चैप्टर। मतलब कुछ पार्ट इसका कॉन्सेप्चुअल है, कुछ पार्ट इसका रट्टाफिकेशन वाला है, बट यहाँ पे जो ट्रैप्स हैं वो एनसीईआरटी के लाइन में छिपे हैं और एनसीईआरटी डायग्राम्स में छिपे हैं। तो तुम्हें इन ट्रैप्स को पहचानना मैं सिखाऊंगा, और इस लेक्चर के बाद तुम कहीं से भी एनसीईआरटी रेलेवेंट सवाल सॉल्व करने की कोशिश करो, तुमसे सारे सवाल बन जाएंगे। दैट इज माय प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू। और जैसे आज का लेक्चर तुम देखोगे, इसी तरह से पूरी बायोलॉजी मैं आपको पढ़ाने वाला हूं हमारे बायोलॉजी मास्टर क्लास सीरीज में, जो कि आपको मेरे वेबसाइट साइटोन.इन या साइटोन ऐप पे मिलने वाला है। तो आपको कुछ नहीं करना, फटाफट से आपको साइटोन.इन पे लॉगिन करना है, नीट यूजी सेगमेंट चूज करना है, वहां पे आपको बायोलॉजी मास्टर क्लास की क्लास दिख जाएगी। आप उसमें एनरोल करके ज्वाइन कर लीजिए। आपकी क्लासेस मंडे टू सैटरडे 8 AM टू 10 AM रोज होगी, और संडे को आपका डिटेल्ड टेस्ट होगा। क्लासेस के बाद हम आपके पीवाईक्यूज कराते हैं, हम आपके टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करते हैं, हम आपके चैप्टर वाइज एग्जाम ड्रिल करते हैं, और फिर क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चंस, हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस, और स्टेटमेंट बेस्ड और असर्शन रीजन क्वेश्चन भी कराते हैं साथ ही साथ। तो ऑल इन ऑल हम 10,000 क्वेश्चन आपके साथ प्रैक्टिस करने वाले इस सीरीज में। तो इस सीरीज को कंप्लीट करके आप नीट बायोलॉजी में 360 मार्क्स ला सकते हैं। अगर आप इस सीरीज से नीट बायोलॉजी में 360 मार्क्स लाते हैं तो वी आर गिविंग अ स्कॉलरशिप ऑफ ₹10,000 to every student who scores 360 upon 360 in NEET 2027 बायोलॉजी। चलिए, अब बिना किसी देरी के आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो आप देखोगे ये पहला चैप्टर है आपका क्लास 12th बायोलॉजी का, जिससे 12 क्वेश्चंस आप 12 मार्क्स के क्वेश्चंस आप देख सकते हैं अपने एग्जाम में। मतलब 3 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली इससे आता है आपके नीट एग्जाम में, और हमने सारे पीवाईक्यूज भी आपको टैग करके दे दिए हैं। ठीक है, तो जब आप चैप्टर ओवरव्यू देखोगे तो पहला पेज जो है, याद है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में नीट 25 में एक पहले पेज से सवाल पूछा गया। तो क्या यहाँ पे तुमको कोई दिख रहा है, कोई पहले पेज में कोई भी ऐसा लाइन जिससे सवाल आ सकता है? तो जी नहीं सर, ये वाला पूरा इरेलीवेंट है और इस पे कोई सवाल बनना पॉसिबल ही नहीं है। तो ये वाला पार्ट हम ओमिट कर देंगे। ठीक है, हम बात करेंगे साइंटिस्ट के नाम से। जो साइंटिस्ट वाला पेज देखते हो उससे भी सवाल आता है। अब यहाँ पे भी आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना उसको हम बिल्कुल क्वांटिफाई कर देंगे आपके लिए। जैसे अगर हम बात करें पंचानन माहेश्वरी जी की, है ना, तो ही वॉज द फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी इन इंडिया। ठीक है, ये सवाल ऑलरेडी आ चुका है, तो ये तो मेंशन करना बनता था। ठीक है, पहला पॉइंट ये रहा हमारे पास। ठीक है, अच्छा आप देखोगे कि मैं ना अभी इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, और जो काम का लाइन नहीं है उस लाइन को हटा दे रहा हूँ, और जब मैं फाइनल नोट्स आपको दूंगा तो उसमें सिर्फ रेलेवेंट एनसीईआरटी लाइन और जो कुछ मैं आपको एनोटेट करके दे रहा हूँ वो आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा। तो जितना सेक्शन अभी मैं इसमें पढ़ा रहा हूँ इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल t.me/आनंदमणि001 पे मिल जाएगा, और बाकी सेगमेंट के सारे नोट्स आपको मेरे बैच में दैट इज साइटोन ऐप पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो अगर हम पंचानन माहेश्वरी सर की बात करें तो ही वॉज द फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी इन इंडिया। कहां भाई? बॉर्न इन नवंबर 1904। क्या ये इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हम हटा देंगे। ठीक है, पंचानन माहेश्वरी
rose and became one of the most distinguished botanists not only in India but also the entire world। अच्छी बात है, बट क्या ये आपके नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है? बिल्कुल नहीं। तो क्या इस लाइन को हम हटा सकते हैं? हम इस लाइन को कट कर देंगे, ताकि जब मेरी टीम आपके लिए फाइनल नोट बनाए तो उसमें इस लाइन को उसमें मेंशन ना करे। ठीक है। He moved to Allahabad for his higher education and where he obtained his DSc। DSc डॉक्टरेट होता है ना? During his college days, he was inspired by W. Dudgan, Dr. W. Dudgan. He is an American missionary and he developed the interest of botany, especially morphology, because of his efforts। इनके efforts के कारण ही भाई साहब को मॉर्फोलॉजी में इंटरेस्ट है। अब यहाँ पे देखो, जनरली हम पढ़ते क्या, पंचानन माहेश्वरी, तो हम बोलते हैं कि फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी इन इंडिया। अब यहाँ पे मैं स्पेशली एम्ब्रियोलॉजी डाल दूं और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बना दूं, तो यहाँ पे आपका ट्रैप आ सकता है। तो ये आपका एनसीईआरटी ट्रैप है ना, कि यहाँ से आपका जो है ट्रैप बन सकता है कि यहाँ पे मॉर्फोलॉजी के बदले एम्ब्रियोलॉजी डाल देगा या एनाटॉमी डाल देगा। ठीक है, तो ये देखोगे गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हिज वर्क वाज इंस्पायर्ड बाय डब्ल्यू डुडगन। ही वाज एन अमेरिकन मिशनरी टीचर एंड इंटरेस्ट इन बॉटनी वाज डेवलप्ड बिकॉज ऑफ हिम ओनली। ठीक है, अच्छा, अब क्या क्या काम किया, वो काम बड़ा इंपॉर्टेंट इनका। पहला, he worked on the embryological aspects and popularized the use of embryological characters in taxonomy। तो ज्यादातर काम प्लांट एम्ब्रियोलॉजी पे इन्होंने किया एंड एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर्स का इस्तेमाल जो टॉक्सोनॉमी में हो रहा है वो इनके बदौलत ही हो रहा है। तो दैट इज फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट ही डिड, पहला पॉइंट। ठीक है, बाकी फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी इन इंडिया तो है। दूसरा पॉइंट क्या है सर? ही स्टैब्लिश्ड द डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, एज एन इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ रिसर्च इन एम्ब्रियोलॉजी एंड टिश्यू कल्चर। तो डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, वहां पे टिश्यू कल्चर और एम्ब्रियोलॉजी पे एक्सटेंसिव रिसर्च कराया इन्होंने। ठीक है, उसके बाद इन्होंने एम्फेसिस दिया इन द नीड ऑफ इनिशिएशन ऑफ वर्क ऑन आर्टिफिशियल कल्चर ऑफ इमेच्योर एम्ब्रियोस। ये भी कि भाई आर्टिफिशियल कल्चर, टिश्यू कल्चर कैसे करना है, और आज टिश्यू कल्चर कितना डिमांड में वो हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, इन्होंने काम किया टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन पे एंड इंट्रा ओवेरियन पॉलिनेशन पे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है सर, ये इंट्रा ओवेरियन पॉलिनेशन क्या होता है? इंट्रा ओवेरियन पॉलिनेशन, तो जनरली हमें पॉलिनेशन का मतलब क्या है कि जो एंथर है उसके अंदर से पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे आके रह जाता है। ठीक है, और हमको पता है कि जो ये स्टिग्मा है ये रिसेप्टिव होगा उस पॉलन से, तभी पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन होगा और ये पॉलन ट्यूब जाके ओवरी के अंदर घुसेगा और उसके साथ आके ओव्यूल के अंदर घुसेगा और जाके उसको फर्टिलाइज करेगा। बट अगर हम इस स्टिग्मा वाले लेयर को बाईपास कर दें तो रिसेप्टिविटी का झंझट खत्म हो गया और हम डायरेक्टली ओवरी को फर्टिलाइज करके हाइब्रिड्स बना सकते हैं। तो इसको इंट्रा ओवेरियन पॉलिनेशन कहते हैं। इंट्रा ओवेरियन पॉलिनेशन, पॉलिनेशन हम डायरेक्टली ओवरी में करा दे रहे हैं rather देन बाईपासिंग द स्टिग्मा लेयर। ठीक है, तो ये वाला काम इन्होंने किया था। तो इंट्रा ओवेरियन पॉलिनेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय पंचानन माहेश्वरी, है ना, एंड ही वॉन वर्ल्ड वाइड अक्लेम फॉर दिस। ठीक, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया ये आपका। दूसरा के बाद चौथा, मुझे गिनती भी भूल गया हूं मैं। ठीक है, ये तुम्हारा थर्ड पॉइंट है, ये तुम्हारा फोर्थ पॉइंट है। ठीक है, और ये तुम्हारा फिफ्थ पॉइंट हो गया। क्या? ही वॉज ऑनर्ड विथ फेलोशिप ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन, FRS, एंड इंडियन नेशनल साइंस अकेडमी। इन दोनों से इसको आपको फेलोशिप मिला। ठीक है, अगला, he helped in writing the first textbook of biology for higher secondary school published by NCERT in 1964। तो इन्होंने पहली बायोलॉजी की किताब जो NCERT आपकी है 1964 की, उसको लिखने में बहुत सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिया है। ठीक है,
तो यहाँ पे मुझे सारे की पॉइंटर्स समझ में आ गए। सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कहाँ से सवाल आने का कि ही इज द फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी इन इंडिया, ज्यादातर सवाल यहाँ से आएगा। हो सकता है अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, अगर एनटीए बिकम्स वेरी क्रिएटिव, तो यहाँ से एक ट्रैप वाला क्वेश्चन पूछ सकता है। बाकी उनका जो कंट्रीब्यूशन है, मेजॉरिटी इन्होंने प्लांट एम्ब्रियोलॉजी पे काम किया है, इंट्रा ओवेरियन पॉपुलेशन कराया, पॉलिनेशन कराया है, एंड रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन और इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी से इनको अवार्ड प्राप्त हुआ है ना। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू हैव टू, ठीक। चलिए, अब आगे जाते हैं, चैप्टर के ऊपर आते हैं, जो इंट्रोडक्शन पार्ट है इस चैप्टर का, ठीक है। अभी थोड़ा वाला पार्ट जहां थ्योरेटिकल पार्ट है वो थोड़ा आपको बोरिंग लग सकता है, बट इवेंचुअली जब हम गैमेटोजेनेसिस का पार्ट है इसका, जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है आपका, फिर उसका जो मेगास्पोरोजेनेसिस है उसको पढ़ेंगे, तो वहां पे आपके दिमाग के सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे। अभी थोड़ा थ्योरेटिकल है, तो हम एनसीईआरटी रेफरेंस को लेके ही अच्छे से कर रहे हैं इसको। चल, अब देखिए क्या पॉइंटर्स है, कुछ कुछ पॉइंट्स है जिसको हम ओमिट कर देंगे तो मेरी एनसीईआरटी ज्यादा क्लीन हो जाएगी और मुझे बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा रिवीजन करने के लिए, राइट। तो पहला क्या पॉइंट, क्या आर वी नॉट लकी दैट प्लांट्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, मुझे पता है प्लांट्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। तो जो हम फ्लावर्स देखते हैं, जो सेंट्स देखते हैं, जो परफ्यूम देखते हैं, जो फ्रेग्रेंस देखते हैं, जो रिच कलर देखते हैं, ये हमारे दिल को खुश करने के लिए नहीं है, इट इज बिकॉज ताकि ये हेल्प करेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। फ्लावर्स हमारे सेल्फिशनेस के लिए नहीं आए हैं इस धरती पे। तो ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स शोज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। एंड द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट एंड सीड्स। तो जो भी फ्लावर बन रहा है, जो भी इनफ्लोरेसेंस हमको देखने को मिलता है, इवेंचुअली जो उसका एंड गोल है या पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ये क्या प्रोड्यूस करेगा? ये प्रोड्यूस करेगा आपका फ्रूट्स एंड सीड्स, ठीक है। तो हम इस चैप्टर में इसी एम्ब्रियोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट को देखेंगे, ठीक। तो ये है मेरा टिपिकल डायग्रामेटिक सेक्शन ऑफ फ्लावर। अब ये एलएस ऑफ फ्लावर, एलएस मतलब होता है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, है ना। देखो अगर किसी चीज को ऐसे काट रहे हैं तो इसको टीएस कहते हैं, दैट इज ट्रांसवर्स सेक्शन। किसी चीज को ऐसे काट रहे हैं तो इसको एलएस कहते हैं, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। तो ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है फ्लावर का। अगर टीएस होता तो ऐसे ऊपर से काटना पड़ता। अभी हम टीएस भी दिखाएंगे, ठीक है। तो फ्लावर में हमको 4 वॉल देखने को मिल रहा है, 2 एक्सेसरी वॉल है और 2 रिप्रोडक्टिव वॉल होता है। तो एक्सेसरी वॉल में क्या आ गया? दैट इज योर पेटल, सेपल, है ना। पेटल को हम कोरोला भी कहते थे और सेपल को हम कैलिक्स भी कहते थे। कैलिक्स का काम क्या होता था? ये हमने प्लांट मॉर्फोलॉजी में पढ़ा है ये सब, है ना। और फिर से भी पढ़ेंगे अगर आपने नहीं पढ़ा है अभी तो इसलिए मैं उसको प्लांट मॉर्फोलॉजी में रखूंगा, सिर्फ अभी एंड्रोशियम और गैनोशियम पे फोकस करूंगा, ठीक है। तो कैलेक्स क्या है या सेपल? ये प्रोटेक्ट करता है फ्लावर को एट बर्थ स्टेशन, इट प्रोटेक्ट्स फ्लावर एट बर्ड स्टेज, ठीक है। कोरोला या पेटल है, ये क्या करेगा? इट विल हेल्प इन पॉलिनेशन। कैसे? स्पेशली अगर एंटेमोफिली हो रहा है, मतलब इंसेक्ट से पॉलिनेशन हो रहा है ना, तो उसमें हेल्प करेगा। तो इट विल हेल्प इन पॉलिनेशन, ठीक है। ये दोनों आपका जो कैलेक्स और कोरोला है, ये दोनों आपका एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव वॉल हैं। ये दोनों आपका एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव वॉल है ना। कैलेक्स और कोरोला आपका जो एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव वॉल है, ठीक है। जो मेरे काम का चीज है यहाँ पे, जो हमें पढ़ना है इस चैप्टर में, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करेगा, वो हो गया मेल में स्टेमन, या इसको हम एंड्रोशियम कहेंगे। एंड्रोजन से एंड्रोशियम याद रखो, ठीक है, ठीक है। और फीमेल में पिस्टल या कार्पेल, या इसको हम गायनोशियम,
एंड्रोशियम या गाइनोशियम। एंड्रोशियम क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव वॉल, और गाइनोशियम क्या है? इट इज योर फीमेल रिप्रोडक्टिव वॉल ऑफ द फ्लावर। वॉल ऑफ योर फ्लावर्स। तो ये चार पार्ट हमको देखने को मिला, ठीक है। जो ब्रॉड बेस है जिस पे फ्लोरल वॉल्स अरेंज्ड है, इसको हम कहते हैं थैलेमस। इट इज कॉल्ड थैलेमस। एंड द स्टॉक ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड पेडिसल। पेडिसल तुम्हारा क्या? इट इज द स्टॉक ऑफ द फ्लावर। द स्टॉक ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड पेडिसल, ठीक है। तो ये हमें एक टिपिकल एंजियोस्पर्मिक फ्लावर देखने को मिला। हमारा फोकस कहाँ रहेगा? हमारा फोकस रहेगा एंड्रोशियम पे, हमारा फोकस रहेगा गाइनोशियम पे, ठीक है। चलिए, तो आइए देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। द ह्यूमन बींग्स हैव एन इंटीमेट रिलेशनशिप विथ फ्लावर्स सिंस टाइम इमेमोरियल। क्या करूंगा मैं इस इंफॉर्मेशन का? बिल्कुल। Flowers are objects of aesthetic, ornamental, social, religious, and cultural value. They have been used as a symbol for conveying important human feelings such as love, affection, happiness, grief, mourning, है ना? तुम गर्लफ्रेंड को भी फूल देते हो, है ना? उसके बाद तुम्हारा फूल बन जाता है, ये सब होता है, ठीक है। बाकी तुम किसी के ग्रीफ में जा रहे हो तो भी आप फूल लेके जाते हो, है ना? क्या कहते हैं उसको? रीथ कहते हैं ना, जो ऐसे चढ़ाते हैं किसी के कब्र पे, राइट? क्या मुझे 5 ऑर्नामेंटल फ्लावर्स के नाम पता होने चाहिए? बिल्कुल नहीं पता चला, नहीं सोचना मुझे, ठीक है। क्या मुझे 5 और फ्लावर के नाम पता होना चाहिए जिसका सोशल और कल्चरल सेलिब्रेशन में इम्पोर्टेंस है? नहीं। फ्लोरीकल्चर क्या होता है? फ्लोरीकल्चर कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर, है ना? अगर हम लार्ज स्केल कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर करते हैं फॉर कमर्शियल यूज तो उसको फ्लोरीकल्चर कहते हैं। लार्ज स्केल कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर for commercial use is called floriculture. For commercial use it is called फ्लोरिकल्चर, ठीक है। बायोलॉजिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो फ्लावर्स आर मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स एंड दीज आर द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। तो साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट क्या हो जाएगा तुम्हारा? फ्लावर्स हो जाएगा। फ्लावर्स आर द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ठीक है। क्लियर है? तो यहाँ पे सिर्फ एक लाइन जो काम का था वो मैंने बता दिया, और फ्लोरिकल्चर वाला पार्ट जो था वो मैंने बता दिया। इंट्रोडक्शन आपका खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे सवाल पूछा है, कैन यू नेम द टू पार्ट्स इन अ फ्लावर इन विच द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डेवलप? बिल्कुल। एक आपका स्टेमन है जो दैट इज एंड्रोशियम, और एक आपका पिस्टल है दैट इज गायनोशियम। क्लियर? ठीक। चलिए, अब आ जाते हैं एक्चुअल चीजों पे, काम की चीजों पे, जहां से आपका थोड़ा अब दिमाग लगना स्टार्ट हो जाएगा। अब आपका थोड़ा दिमाग यहाँ पे लगना स्टार्ट हो जाएगा। क्या? सबसे पहले प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट, है ना? तो बहुत पहले जब फ्लावर को इवॉल्व होना है उससे बहुत पहले टाइम से प्लांट डिसाइड कर लेता है कि उसको फ्लावर करना है। तो much before the actual flower is seen on a plant, the decision that the plant is going to flower has taken. बहुत सारे हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं that leads to the differentiation and further development of the floral primordium. अब ये क्या होता है सर? फ्लोरल प्रीमोडियम किस बला का नाम? तो जो पहला सेल है जिससे फ्लावर बनेगा या फ्लावर का बड बनेगा उसको हम फ्लोरल प्रीमोडियम कहते हैं, है ना? तो ये इसको कह सकते हैं हम ग्रुप ऑफ सेल
or tissue bundle, group of cell or tissue bundle on a plant shoot, on a plant shoot that develops into a फ्लावर बर्ड। इसी से फ्लावर बर्ड बनेगा, है ना। तो फ्लोरल प्रिमोडियम से फ्लावर का बर्ड बनेगा, और वो बर्ड जब फूल जाएगा, जब खिल जाएगा, तो उससे फ्लावर बनेगा ना, याद रखिएगा। तो फ्लोरल प्रिमोडियम से बर्ड बनेगा, और इस बर्ड से फिर से फ्लावर बनेगा। ये सीक्वेंस वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इनफ्लोरेसेंस क्या हुआ? गुच्छा फ्लावर का है तो उसको इनफ्लोरेसेंस कहते हैं। तो इनफ्लोरेसेंस बनते हैं जिसके ऊपर फ्लोरल बर्ड्स होता है, और उसके बाद फिर उस पे फ्लावर्स प्रेजेंट होंगे। तो अगर इनफ्लोरेसेंस में देखेंगे सीक्वेंस, तो पहले इनफ्लोरेसेंस बनेगा, इनफ्लोरेसेंस में तुम्हारा फ्लोरल बर्ड्स होंगे, और यही फ्लोरल बर्ड्स तुम्हारा डेवलप करके फिर आपका फ्लावर बनाते हैं, ठीक है। तो इन द फ्लावर द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या है? दैट इज द एंड्रोशियम एंड द अदर इज गाइनोशियम। डिफरेंशिएट एंड एक्सेसरी वॉल का तो डेवलपमेंट हो ही रहा है, उसके साथ साथ आपके रिप्रोडक्टिव वॉल का भी डेवलपमेंट हो रहा है। एंड्रोशियम क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ अ वॉल ऑफ स्टेमेन, रिप्रेजेंट्स द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। गाइनोशियम क्या है? इट इज रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इस पे क्या है? इस पे इसको हम पिस्टल कहते हैं। इट रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्लियर? ठीक है सर। अब आते हैं स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पॉलन ग्रेन की बात करते हैं। पहले डायग्राम से समझते हैं, फिर एनसीईआरटी पे बात करेंगे। तो ये देखो, ये मेरा एक टिपिकल स्टेमन है। तो ये टिपिकल स्टेमन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। पहला वाला तो नॉर्मल स्ट्रक्चर है, दूसरा वाला जो है ये कट सेक्शन है ना। कट सेक्शन में 3D मुझे दिख रहा है, तो मतलब ट्रांसवर्स सेक्शन एक तरह से देखने को मिल रहा है। अब देखो इसमें क्या क्या दिख रहा है तुमको। सबसे पहला पार्ट दिख रहा है कि अगर स्टेमन की मैं बात करूं, अगर मैं स्टेमन की बात करूं, तो स्टेमन में मुझे दो पार्ट दिख रहा है। एक दिख रहा है दैट इज योर एंथर, और एक दिख रहा है दैट इज योर फिलामेंट। यही चीज है, एक दिख रहा है दैट इज योर फिलामेंट, ठीक है। तो द लॉन्ग एंड स्लेंडर स्टॉक, लॉन्ग एंड स्लेंडर स्टॉक ऑफ स्टेमन, इसको हम फिलामेंट बोलते हैं। लॉन्ग एंड लंबा और पतला, ठीक है। एंड द प्रॉक्सिमल एंड, अब बोलोगे प्रॉक्सिमल क्या होता है? प्रॉक्सिमल, पी से प्रॉक्सिमल याद रखो, पी से पास याद रखो। तो द प्रॉक्सिमल एंड इज अटैच्ड टू थैलेमस। नॉर्मल फ्लावर में आपको देखने को मिलेगा इट इज अटैच्ड टू थैलेमस, ठीक है। बट इट कैन बी ऑल्सो अटैच्ड टू पेटल्स। तो अगर पेटल से ये अटैच्ड है, तो इसको हम एपीपेटलस कहते हैं। आपने देखा है कि सोलानेसी फैमिली में आपको एपीपेटलस कंडीशन देखने को मिलता है ना। वहीं अगर ये अटैच टू पेरियंथ होता है, पेरियंथ मतलब क्या था? हमने पढ़ा था कि अगर सेपल और पेटल आपस में फ्यूज होते हैं तो उसको हम पेरियंथ कहते हैं, है ना। ये आपको एपीफाइलस कहते थे, एपीफाइलस कहते थे। ये लिलिएसी में मुझे देखने को मिलता है ना। ये हमने पढ़ा है प्लांट मॉर्फोलॉजी में, इसलिए मैं इसको अलग से यहाँ नहीं लिख रहा हूँ ताकि तुम्हें कोई दिक्कत। तो द प्रॉक्सिमल एंड is attached either to thalamus or petals or
पेरियंथ, डिपेंडिंग ऑन फ्लावर कहां से आया है। प्रॉक्सिमल मतलब पास वाला एंड, ठीक है। ऑब्वियसली जब पास वाला एंड है तो दूर वाला एंड भी होगा। तो द डिस्टल एंड ऑफ फिलामेंट इज अटैच्ड बाय एंथर। कहां पे होगा ये? डिस्टल एंड पे होगा, ठीक है। एंड इट इज कनेक्टेड टू फिलामेंट, बहुत इजी है, बाय कनेक्टिव, जिससे ये फिलामेंट से कनेक्टेड है इसको कहते हैं कनेक्टिव, कनेक्टिव से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इट इज कनेक्टेड बाय कनेक्टिव, ठीक है। अब जो ये मेरा टिपिकल एंथर है, तुमको इसके दो लोब दिख रहे होंगे, एक ये लोब दिख रहा है और एक ये लोब दिख रहा है ना। तो टिपिकल एंथर जो मेरा है ये कैसा है? पहला, ये बायलोब्ड है। बायलोब्ड मतलब इसके दो लोब्स मुझे देखने को मिल रहे हैं, एंड दो लेयर ऑफ कवरिंग है, ये आउटर कवरिंग है, ये इनर कवरिंग है, तो इसको हम डायथीकस कहते हैं। दूसरा क्या है? ये डायथीकस है। डायथीकस मतलब दो थीका लेयर है ना। और इसके कारण क्या है? टेट्रागोनल है, एक, दो, तीन, चार। तो ये क्या है? टेट्रागोनल, ठीक है। अब यहां पे जब तुम देखोगे, अब यहां पे जब तुम देखोगे कि जो ये बाय लोब है, ये देखो, ये लोब नंबर 1 है, ये लोब नंबर 2 है, तो यहां से तुमको एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव दिख रहा होगा। यहां से देखो, ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव, ग्रूव दिख रहा होगा, जो इसके बायलोब नेचर को दर्शाता है, ठीक है। और यहां तुमको देखोगे साइड में लाइन ऑफ डायसेंस दिख रहा है। लाइन ऑफ डायसेंस, लाइन ऑफ डायसेंस क्या होता है कि जब एंथर मेच्योर करता है और डिहाइड्रेट करता है तो इसके वॉल्स रप्चर हो जाते हैं। ये जो वॉल है ये रप्चर हो जाएगा और इससे पॉलन ग्रेन बाहर डिस्पर्स हो जाएगा। तो इस लाइन को, जहां से ये फटता है, जहां से ये रप्चर करता है, उसको लाइन ऑफ डायसेंस या इसको हम स्टोमियम कहते हैं। ये आपके एनसीईआरटी के बियॉन्ड है, नाम दिया है एनसीईआरटी में, तो इसलिए हम इसको एक्स्ट्रा करके पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं? लाइन ऑफ डायसेंस को हम स्टोमियम कहते हैं, ठीक है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी एनसीईआरटी ट्रैप में तुम्हारा आ जाएगा, ये भी एनसीईआरटी ट्रैप है, ध्यान रखिएगा इसका, है ना, क्योंकि ये लेबल्ड है आपके एनसीईआरटी में बट आपको दिख नहीं रहा। तो ये लगभग टिपिकल स्ट्रक्चर है आपका स्टेमिन का। आओ देखो क्या कहता है। तो देर आर टू मेन पार्ट्स ऑफ अ टिपिकल स्टेमिन। क्या? द लॉन्ग एंड स्लेंडर स्टॉक, पतला लंबा स्टॉक, इज कॉल्ड फिलामेंट, ठीक है। एंड द टर्मिनल जनरली बाइलोब स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एंथर। तो टर्मिनल या डिस्टल पार्ट कह सकते हैं, पार्ट, ठीक है। एंड द प्रोक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट, इट इज अटैच टू थैलेमस और पेटल्स ऑफ द फ्लावर। मैंने आपको बता दिया पेटल से अटैच है तो एपी पेटलस हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने सोलानेशिया आपको बताया, ठीक है। द नंबर एंड लेंथ ऑफ द स्टेमेन आर वेरिएबल इन फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। इसके बारे में टू बी स्टडीड इन प्लांट मॉर्फोलॉजी, अभी नहीं आएंगे इस पे, टू बी स्टडीड। मोनोडेल्फस कंडीशन है, डाइडेल्फस है ना, ये हम प्लांट मॉर्फोलॉजी, ठीक है सर, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो, तो इफ यू कलेक्ट अ स्टेमन फ्रॉम 10 फ्लावर्स, each from different species, arrange them on a slide, you would be able to appreciate the large variation in size seen in nature। क्या मेरे काम का है? नहीं, मैंने हटा दिया। केयरफुल ऑब्जर्वेशन से आपको देखने को मिलेगा रेंज इन शेप एंड अटैचमेंट ऑफ एंथस इन डिफरेंट फ्लावर्स। क्या मुझे जानना है? नहीं जानना, ठीक। अब आ जाओ,
A typical angiosperm anther is bilobe. Typical angiosperm anther is bilobe with each lobe having two theca and they are diathecous. तो एंथर कैसा है? पहला बाइलोब्ड है, दो थीका का लेयर है, इसलिए ये डायथीकस है। ठीक है। ऑफन a longitudinal groove runs lengthwise separating the theca. The theca is separated by, the theca layer is separated by a longitudinal groove that separates the theca, है ना? The theca layer is separated by a longitudinal groove, है ना? Often a longitudinal groove runs lengthwise separating the theca, जो मैंने आपको लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप दिखाया था। ठीक है, इट सेपरेट द थीका। ठीक है, अच्छा, अब देखते हैं कौन कौन से टाइप ऑफ टिश्यू यहां प्रेजेंट होते हैं। तो लेट अस अंडरस्टैंड द वेरियस टाइप्स ऑफ टिश्यूज एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन इन द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर। तो हम ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर देखते हैं और उसमें देखते हैं क्या क्या होता है। ठीक है, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर इज वेरी डिस्टिंक्टिव इन द बायलोब्ड नेचर ऑफ एंथर। ठीक है, अच्छा, एंथर कैसा है सर? द एंथर इज फोर साइडेड, दैट इज टेट्रागोनल, इट इज फोर साइडेड। आप जब ट्रांसवर्स सेक्शन देखोगे तो अभी मैं दिखाऊंगा भी डायग्राम वाइज। ठीक है, पहला पॉइंट, कंसिस्टिंग ऑफ फोर माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेटेड एट कॉर्नर्स। तो एक लोब में कितना हो गया? टू इन ईच लोब। नंबर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया इन ईच लोब, नंबर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया इन ईच लोब कितना हो गया? दैट इज दो माइक्रोस्पोरेंजिया आपको देखने को मिलेगा ईच लोब में। इस पे भी सवाल आ सकता है। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप्स फर्दर एंड फॉर्म्स पॉलन सैक। तो माइक्रोस्पोरेंजिया से पॉलन सैक होगा, उसके अंदर पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होगा। अब ये जो पॉलन सैक का एक्सटेंशन है, इस पे सवाल आता है क्या? तो दे एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडिनली। तुम देखो मेरा एंथर ऐसा, बायलोब नेचर ऑफ एंथर ऐसा। ठीक है, तो जो पॉलन सैक इसमें डेवलप होगा, उसका डेवलपमेंट कैसे होगा? लॉन्गिट्यूडिनली, ऐसे भरेगा, इसके अंदर भरेगा ऐसे, है ना? तो लंबा हो जाएगा। तो ये लॉन्गिट्यूडिनल डेवलपमेंट ऑफ pollen sac होता है। तो दे एक्सटेंड longitudinally all throughout the length of the anther and are packed with pollen grains. They are packed with pollen grains. So they extend longitudinally all throughout the length of the pollen and are packed with pollen grain. तो जो इसका एक्सटेंशन हो रहा है वो कैसा हो रहा है? वो लॉन्गिट्यूडनली हो रहा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जो एक्सटेंशन हो रहा है ये लॉन्गिट्यूडनली हो रहा है। ठीक है, अब देखो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है माइक्रोस्पोरेंजियम का। अब देखो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है माइक्रोस्पोरेंजियम। तो अगर मैं ट्रांसवर्स सेक्शन देख रहा हूं एक टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम का, तो इट अपीयर्स कैसा? नियर सर्कुलर इन आउटलाइन। अब देखो पूरा सर्कुलर दिख रहा है कहीं? नहीं दिख रहा ना, तो इट इज नियर सर्कुलर इन आउटलाइन। तुम देखो जब ट्रांसवर्स सेक्शन हम देखते हैं तो इस तरह का कोई दिखता है ना, तो इट इज नियर सर्कुलर इन आउटलाइन। ये भी अगेन एक ट्रैप हो सकता है, फुल्ली सर्कुलर बोल सकता है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे भी एनसीईआरटी ट्रैप आप डाल दीजिए। जहां जहां मैं ट्रैप डाल रहा हूँ वहां वहां क्या है, लोग गड़बड़ करते हैं। ठीक है, ये डाल दीजिए। ठीक है, अच्छा, अब इसका देखो लेयर क्या क्या है। तो अब देखो चार लेयर आपको देखने को मिल रहा है, दोनों जगह लेवलिंग आपको देखना पड़ेगा ट्रांसवर्स सेक्शन में। पहला देखो, पहला अगर लेवलिंग यहाँ पे मैं देखूँ तो पहला दैट इज योर एपिडर्मिस, सबसे पहला लेयर, सबसे बाहर वाला जो लेयर है दैट इज योर एपिडर्मिस। ठीक है, सेकेंड लेयर जो है दैट इज योर एंडोथीशियम। थर्ड लेयर जो है दैट इज योर मिडिल लेयर एंड फोर्थ लेयर जो है दैट इज योर टेपिडम। सबसे अंदर वाला लेयर जो है दैट इज योर टेपिडम। तो एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर एंड टेपिडम। ठीक है, जो पहला तीन लेयर है दैट इज एपिडर्मिस, एंडोथीशियम या मिडिल लेयर, यहां भी देखो तो तुमको दिख जाएगा। तो सबसे बाहर वाला लेयर एपिडर्मिस है, अंदर वाला लेयर एंडोथीशियम है, उसके बीच में मिडिल लेयर है और सबसे अंदर जो लेयर है दैट इज टेपिडम। ठीक है, तो जो तीनों लेयर है दैट इज एपिडर्मिस, एंडोथीशियम एंड मिडिल लेयर, ये क्या करता है? ये पहला काम है इसका दैट इज प्रोटेक्शन।
और दूसरा काम है दैट इज डायहेसेंस ऑफ एंथर, हेल्प्स इन डायहेसेंस ऑफ एंथर, हेल्प्स इन ऑफ एंथर। स्पेलिंग देख लेना भाई, गड़बड़ गया है। ठीक है, डायहेसेंस ऑफ, ठीक है, ये वाला काम हो गया। ठीक, जो अगला लेयर है दैट इज टेपटम, इट इज द इनर मोस्ट लेयर। इसके पास डेंस साइटोप्लाज्म होता है एंड इट यूजुअली हैज मोर देन वन न्यूक्लियस। इसके पास एक से ज्यादा न्यूक्लियस होता है ना। जनरली हम बाई न्यूक्लियट मान लेते हैं इसको जनरली, बट जरूरी नहीं है कि हमेशा बाई न्यूक्लियट ही होगा, जनरली बाई न्यूक्लियट। तो अगर मैं सबकी प्लॉइडी देखूं, सबकी प्लॉइडी देख लूं, जैसे एपिडर्मिस की प्लॉइडी देखो तो क्या होगा 2n, एंडोथीसियम की प्लॉइडी देखो तो क्या होगा 2n, मिडिल लेयर की प्लॉइडी देखो तो क्या होगा 2n। टेपटम की जब हम प्लॉइडी देखेंगे तो अगर बाइन्यूक्लिएट स्टेट्स पे होगा तो प्लॉइडी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, है ना। तो ये पॉलीप्लॉइड हो सकता है, इट कैन बी पॉलीप्लॉइड, कैन बी पॉलीप्लॉइड। ठीक है, बाकी सारा क्या है, बाकी सारे तुम्हारे डिप्लॉयड होंगे, बाकी सारे जो तुम्हारे हैं वो डिप्लॉयड होंगे। क्लियर है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब यहां पे तुम्हारा अंदर, इसके अंदर जो माइक्रोस्पोरेंजिया है उसके अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं, ये होमोजिनस एक जैसे टिश्यू होते हैं। और इसका एक सेल, इसी का एक सेल, प्लॉइडी क्या है इसकी 2n, इसी का एक सेल बनाएगा माइक्रोस्पोर, या इसको हम बोलते हैं पॉलन मदर सेल। यही जो है तुम्हारा माइक्रोस्पोर या पॉलन मदर सेल है, जिसकी भी प्लॉइडी 2n है। अब यही माइक्रोस्पोर मदर सेल, यही यही माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा। मियोसिस को हम क्या कहते थे, रिडक्शन डिवीजन कहते थे। तो मियोसिस कैसा होता था, दो बार में होता था, मतलब एक बार में। मियोसिस कैसा होता था कि मतलब अगर मान लो किसी सेल की प्लॉइडी 2n है तो पहले ये डिवाइड करके दो सेल बनाएगा जिसकी प्लॉइडी n होगी, जिसकी प्लॉइडी n होगी, और फिर ये डिवाइड करके दो और सेल बनाएगा जिसकी प्लॉइडी n होगी, जिसकी प्लॉइडी n होगी, जिसकी प्लॉइडी n होगी, और जिसकी प्लॉइडी n होगी। ये मियोसिस होता था, है ना। ये मियोसिस 1 है और ये मियोसिस 2 है। तो मियोसिस से क्या होता था, एक से चार सेल बनता था, है ना। दूसरा क्या होता था, एक से चार सेल बनता था, दूसरा क्या होता था कि हमको वेरिएशन देखने को मिलता था। और तीसरा क्या होता था कि प्लॉइडी हाफ हो जाती थी, प्लॉइडी हाफ हो जाती। ये मैंने मियोसिस के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको दे दी, ये मैंने मियोसिस के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको दे दी। इसको बंटवारा भी कर लेते हैं ताकि तुम कंफ्यूज ना कर। तो ये मियोसिस के बारे में मैंने आपको थोड़ी बहुत जानकारी। ठीक है, ठीक है सर। अब माइक्रोस्पोर मदर सेल में जब हम आ रहे हैं वापस, तो माइक्रोस्पोर मदर सेल की प्लॉइडी क्या थी, माइक्रोस्पोर मदर सेल की प्लॉइडी आपकी 2n थी। इसमें फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा, तो दो सेल बनेगा, तो इसको हम कहेंगे माइक्रोस्पोर डायड। डायड मतलब दो सेल है, प्लॉइडी यहां क्या हो जाएगी, प्लॉइडी यहां पे n हो जाएगी, दो सेल बना। माइक्रोस्पोर डायड बोला तो दो सेल बना। और इसके बाद जब यहां पे सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा,
तो क्या बनेगा? तो इससे मेरा बनेगा माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्या बनेगा? माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्या प्लॉइडी होगी माइक्रोस्पोर टेट्राड की? इसकी प्लॉइडी एन होगी। यहां पे कितना सेल हो गया? 4 सेल। तो एक पॉलन मदर सेल से मुझे कितना सेल मिला? मुझे मुझे 4 सेल मिला। एक से कितना सेल मिला मुझे? एक से 4 सेल मिला। अब यही माइक्रोस्पोर टेट्राड मेरा माइक्रोस्पोर बनाएगा। कितना माइक्रोस्पोर बनेगा? माइक्रोस्पोर की भी प्लॉइडी तुम्हारी एन है और ये भी कितना है? 4 सेल। हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? और इसको हम कहते हैं, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड माइक्रो स्पोरो दिस फिनोमिना इज कॉल्ड माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? चल, एक बार एनसीईआरटी माता के चरणों में फिर से पढ़ते हैं। तो क्या भैया? तो जो माइक्रोस्पोरेंजियम है मेरा, इट इज सराउंडेड बाय 4 वॉल लेयर्स। कौन कौन सा वॉल लेयर्स है? एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर एंड द टेपेटम। The outer 3 wall layers perform the function of protection and helps in dehiscence of anther to release the pollen. ठीक। इनर वॉल लेयर को हम टेपेटम कहते हैं। इट नरिशेस द डेवलपिंग पोलन ग्रेन। याद रखिएगा, सेल्स ऑफ टेपेटम पोजेस डेंस साइटोप्लाज्म एंड जनरली हैव मोर देन 1 न्यूक्लियस। तो ये बाय न्यूक्लियट स्ट्रक्चर होता है। ये भी आपका एनसीईआरटी ट्रैप है, इस पे सवाल आता है। तो कोई भी सेल जो आपका न्यूट्रिशन देने का काम करेगा, वो तुम्हारा ज्यादातर उसमें आपको डेंस साइटोप्लाज्म देखने को मिलेगा, क्योंकि सेल्यूलर एक्टिविटी बहुत ज्यादा हो रही है। कैन यू थिंक हाउ टेपिटल सेल्स बिकेम बायन्यूक्लिएट? बताओ भैया। फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर कैरियोकाइनेसिस। न्यूक्लियर डिवीजन के बाद सेल्यूलर डिवीजन या साइटोप्लाज्मिक डिवीजन नहीं हुआ। फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर कैरियोकाइनेसिस। तो इससे हमको पॉलीप्लॉइड स्ट्रक्चर, बाइन्यूक्लिएट या और टेट्रान्यूक्लिएट स्ट्रक्चर देखने को मिल सकता है। ठीक। प्लॉइडी क्या होगी इसकी? प्लॉइडी अगर बाइन्यूक्लिएट है तो टेट्राप्लॉइड हो जाएगी ना, अगर डिप्लॉइड है तो। ठीक है। अच्छा, अब व्हेन द एंथर इज यंग, अ ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज कैसे सेल्स है? होमोजेनस सेल्स। होमोजेनस एक जैसे सेल्स, एक जैसे सेल्स कॉल्ड स्पोरोजेनस टिश्यू। अ ग्रुप ऑफ सेल टिश्यू बनाता है, तो इसलिए इसको स्पोरोजेनस टिश्यू का ऑक्यूपाइज द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम। इट ऑक्यूपाइज द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम। इट ऑक्यूपाइज द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक। ठीक है सर, इट ऑक्यूपाइज द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, लाइन ही नहीं बन रही है। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ? एज द एंथर डेवलप्स, सेल्स ऑफ द स्पोरोजिनस टिश्यू या सेल्स ऑफ द स्पोरोजिनस टिश्यू को क्या कहेंगे? माइक्रोस्पोर मदर सेल। या इसको हम कह देंगे पॉलन मदर सेल। और इसकी प्लॉइडी क्या होगी? इसकी प्लॉइडी 2n होगी। तो यही जो माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल है, इट विल अंडरगोज मियोटिक डिवीजन टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड। तो मैंने वही बोला, पहले माइक्रोस्पोर डायड बनेगा, उसके बाद माइक्रोस्पोर टेट्राड। व्हाट विल बी द प्लॉइडी ऑफ द सेल्स ऑफ द टेट्राड? प्लॉइडी इसकी हैप्लॉइड होगी या एन होगी। ठीक है। एज
each cell of sporogenous tissue is capable of giving rise to a microspore tetrad. Each one is a potential pollen or microspore mother cell, इसलिए इसको microspore mother cell कहते हैं. And the process of formation of microspore from pollen mother cell through meiosis is called microsporogenesis. अब यहाँ पे माइटोसिस कर देगा और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बना देगा तो आपको दिक्कत हो जाएगा, है ना. द माइक्रोस्पोर्स as they are formed are arranged in clusters of 4 cells, जिसको हम माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं. जब एंथर मैच्योर और डिहाइड्रेट करता है, ये माइक्रोस्पोर डिसोसिएट कर जाते हैं एंड दे डेवलप इनटू pollen grain. They develop into pollen grain. Inside each microsporangium बहुत सारे माइक्रोस्पोर या pollen grains होते हैं, ठीक है. एंड दे आर रिलीज्ड विथ डायहेसेंस ऑफ एंथर. एंथर पड़ता है तो वहां से ये रिलीज हो जाते हैं, ठीक है. तो ये वाली बात हो गई. तो देखो ये माइक्रोस्पोर मदर सेल था, इससे माइक्रोस्पोर डायड बना, माइक्रोस्पोर डायड से माइक्रोस्पोर टेट्राड, मियोसिस 1 हुआ, मियोसिस 2, ठीक है. और ये देखो, ये तुम्हारा लाइन ऑफ डायहेसेंस से पॉलन ग्रेन यहां से बाहर निकलेगा, दैट इज डायहेसेंस एंथर, ठीक है. अब पॉलन ग्रेन की बात करते हैं. पॉलन ग्रेन क्या है सर? मेल गैमिटोफाइट. वेरी इंपॉर्टेंट. फीमेल गैमिटोफाइट क्या होता है? एम्ब्रियो सैक. तो इट रिप्रेजेंट द मेल गैमिटोफाइट. प्लॉइडी क्या है सर इसकी? एन, ठीक. कोई काम का लाइन नहीं है, ये हटा देते हैं. इसका भी कोई काम का लाइन नहीं है, हटा देते हैं. इसका भी कोई काम का लाइन है नहीं, हटा देते हैं, ठीक है. अब काम की चीज पे आते हैं. पॉलन ग्रेन का शेप सबसे पहले, दैट इज शेप. It is generally spherical in shape. Generally spherical, ठीक है. डायामीटर क्या है? दैट इज 25 to 50 माइक्रोमीटर, ठीक है. अब इस पे डायमीटर, रेडियस या यूनिट चेंज करके सवाल बना सकता है, तो बच के रहना है इसमें, ठीक है. डायमीटर 25 to 50 माइक्रोमीटर, है ना. तो पॉलन ग्रेन्स आर generally spherical with a diameter of 25 to 50 माइक्रोमीटर, ठीक है. दो लेयर्ड वॉल होते हैं. आउटर लेयर जो है इसको हम एक्साइन बोलते हैं. ये जो आउटर लेयर है दैट इज एक्साइन, एंड इट इज अ डिसकंटिन्यूअस लेयर. क्यों? क्योंकि गैप्स होते हैं यहाँ पे, है ना. क्यों होते हैं अभी बताएंगे, ठीक है. और जो इनर लेयर है इट इज इंटाइन. इट इज अ थिन एंड कंटिन्यूअस लेयर, है ना. पूरा कंटिन्यूअस लेयर एंड न्यूअस लेयर, ठीक. तो इट हैज अ प्रोमिनेंट टू लेयर्ड वॉल, ठीक है. द हार्ड आउटर लेयर इज कॉल्ड एक्साइन. इट इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन which is the most resistant, one of the most resistant organic material. तो एक्साइन क्या चीज का बना हुआ है? एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन which is most resistant material, ठीक है. इट कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एल्कलाई एंड एसिड्स, ठीक है. तो किसी चीज में नहीं गलता, तुम एसिड में डाल दो, एल्कलाई में डाल दो, या बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे डाल दो, तो इसको कोई दिक्कत नहीं होगा. कोई भी एंजाइम स्पोरोपोलिनिन को डिग्रेड नहीं कर सकती है, जो हमें पता है, ठीक है. अच्छा, अब यहां पे अपर्चर्स होते हैं एक्साइन में. अपर्चर या छेद कह सकते हो इन एक्साइन वेयर
स्पोरोपोलिन इज एब्सेंट, क्या कहते हैं इसको सर हम? इसको हम कहते हैं जर्म पोर, इसको हम कहते हैं जर्म पोर। यहां स्पोरोपोलिन एब्सेंट है तो क्या करेगा ये? हेल्प इन जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ट्यूब। तो पॉलन ट्यूब यहीं से निकलता है, क्योंकि अगर स्पोरोपोलिन का लेयर रहेगा तो स्पोरोपोलिन तोड़ थोड़ी पाएगा, है ना, क्योंकि कोई एंजाइम तो डिग्रेड कर ही नहीं सकता। तो हेल्प्स इन जर्मिनेशन ऑफ pollen tube. It helps in germination of pollen tube through these layer. तो कहा इसीलिए इसको डिसकंटिन्यूअस भी कहते हैं। डिसकंटिन्यूअस क्यों? क्योंकि बीच बीच में जर्म पोर प्रेजेंट होता है एग्जाइम में। स्पोरोपोलिन सब जगह का वर्ड नहीं, बीच बीच में इसके जर्म पोर प्रेजेंट। इंटाइन कंटिन्यूअस है तो वही। तो pollen grain exine has prominent apertures called germ pore. That is why discontinuous. That is why it's discontinuous. ठीक है, यहां पे स्पोरोपोलिन इज एब्सेंट। ठीक है, पॉलन ग्रेन जो प्रिजर्व हो पाता है फॉसिल्स की तरह, बहुत सालों सालों बाद तक मुझे मिल जाता है, इट इज बिकॉज ऑफ स्पोरोपोलिन ओनली। एंड दे एग्जिबिट अ फैसिनेटिंग अरे ऑफ डिजाइन, है ना। तो इट इज बिकॉज ऑफ द एक्साइन, एक्साइन ही एग्जिबिट करता है दो डिजाइन और पैटर्न हमको पॉलन ग्रेन को देखने को मिलता है। व्हाई डू यू थिंक द एक्साइन शुड बी हार्ड? प्रोटेक्शन। What is the function of germ pore? Germination of pollen tube. Pollen tube through these apertures in exine. ठीक है, inner wall of pollen grain is called intine। ठीक है, थिन और कंटिन्यूअस लेयर है, क्या चीज का बना हुआ है? मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पेक्टिन। मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक, कंटिन्यूअस है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो डिसकंटिन्यूअस था, ये कंटिन्यूअस। साइटोप्लाज्म पॉलन ग्रेन का इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऑब्वियसली प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होगा, है ना। तो दोनों, बोथ वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल हैव देयर सेपरेट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये रहेगा ही, है ना। ठीक है, अब जो पॉलन ग्रेन मैच्योर होता है, इट इज टू सेल स्टेज, जिसमें एक वेजिटेटिव सेल होता है, एक जनरेटिव सेल होता है। कैसे बना माइक्रोस्पोर से वेजिटेटिव या जनरेटिव सेल? तो हुआ क्या कि जो मेरा माइक्रोस्पोर था, इसमें माइटोसिस होता है, अनइक्वल माइटोसिस होता है, इक्वल डिवीजन। तो अनइक्वल डिवीजन होगा तो जो स्पिंडल फाइबर बनेगा, है ना, आपने देखा मेटाफेज में स्पिंडल फाइबर बनता है, तो एसिमेट्रिकल स्पिंडल फाइबर बनेगा। ठीक है, और इससे मेरा क्या बनता है? वो एक लार्ज जनरेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल, सॉरी जनरेटिव बोल, लार्ज वेजिटेटिव सेल। ठीक है, इसके पास क्या है भैया? लार्ज इरेगुलर न्यूक्लियस। ये तुमको दिख रहा होगा, ये वेजिटेटिव सेल का लार्ज इरेगुलर न्यूक्लियस दिख रहा है। ठीक है, साइटोप्लाज्म बिल्कुल डेंस साइटोप्लाज्म, दोनों में साइटोप्लाज्म डेंस ही होगा। ठीक है,
और वेजिटेटिव सेल में मुझे लार्ज वैक्यूल भी देखने को मिलेगा। ठीक, दूसरा मेरे पास क्या है, दैट इज स्मॉल जनरेटिव सेल, यूजुअली स्पिंडल शेप का होता है। स्पिंडल समझते हो, ये देखो ऐसा ना, आगे से भी टेपर, नीचे से टेपर है ना, ये देखो, ये एंड टेपर्ड है, ये टेपर्ड है ना, तो इसलिए इसको स्पिंडल शेप कहते हैं। तो इट इज स्पिंडल शेप। ठीक है, एंड इट फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ vegetative cell. It floats in the cytoplasm of vegetative cell. It floats in the cytoplasm of vegetative cell. ठीक है, क्या इसके पास न्यूक्लियस होगा? इसके पास भी लार्ज न्यूक्लियस होता है कंपेयर टू साइज। न्यूक्लियस होगा बड़ा, है ना। इसके पास स्मॉल अमाउंट में डेंस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा और वैक्यूल नहीं प्रेजेंट होगा। नो वैक्यूल, नो वैक्यूल। ठीक है, प्लॉइडी क्या हो जाएगी? वेजिटेटिव सेल की प्लॉइडी एन है, जेनेटिव सेल की प्लॉइडी एन है, क्योंकि यहां पे माइटोसिस हुआ। तो इसको हम कहते हैं टू सेल्ड स्टेज। तो 60% ऑफ एंजियोस्पर्म में जो ये माइटोटिक डिवीजन हो रहा है, ये टू सेल स्टेज पे ही आके रुक जा रहा है, टू सेल स्टेज पे ही आके रुक जा रहा है। ठीक है, अभी चलिए यहां तक पढ़ते हैं। तो क्या कहा? तो द वेजिटेटिव सेल इज बिगर, abundant food रिजर्व मतलब वैक्यूल प्रेजेंट ही होगा, एंड लार्ज इरेगुलरली शेप्ड। जनरेटिव सेल स्मॉल, फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल, बट इसके पास अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। याद रखिएगा, स्पिंडल शेप्ड है, डेंस साइटोप्लाज्म भी है और न्यूक्लियस भी है। न्यूक्लियस का शेप वेरी करेगा, ओवल हो सकता है, स्पाइरल हो सकता है ना, स्पिंडल शेप्ड हो सकता है, स्पेरिकल हो सकता है, डिपेंड करता है। ठीक, इन ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स pollen grains are shed at this two cell stage, है ना, एक वेजिटेटिव सेल, एक जनरेटिव सेल। ठीक है, बाकी स्पीसीज में जनरेटिव सेल फर्दर डिवाइड करता है। याद रखिएगा, वेजिटेटिव सेल डू नॉट डिवाइड फर्दर, प्लीज नोट, नो फर्दर माइटोटिक डिवीजन इन वेजिटेटिव सेल, नो फर्दर माइटोटिक डिवीजन इन वेजिटेटिव सेल, ध्यान रखिएगा इसमें। ठीक है, तो जनरेटिव सेल फिर डिवाइड करेगा माइटोटिकली, जिससे दो मेल गैमीट बनेगा। क्या प्लॉइडी होगी इस मेल गैमीट का? ये जो मेल गैमीट है इनकी प्लॉइडी एन होगी, क्योंकि डिवीजन कैसे हो रहा है? माइटोटिक डिवीजन हो रहा है बिफोर पॉलन ग्रेन्स आर शेड। इसको हम कहते हैं थ्री सेल स्टेज। थ्री सेल स्टेज में क्या हुआ? एक वेजिटेटिव सेल और दो मेल गैमीट, जिसको हम जनरेटिव सेल भी कह सकते हैं। याद, ठीक, तो मतलब कि अगर हमको मैच्योर पॉलन ग्रेन चाहिए तो मुझे एक पॉलन मदर या माइक्रोस्पोर मदर सेल से मियोसिस कराना होगा, है ना, और उसके बाद इससे मेरा बनेगा माइक्रोस्पोर, और इसके बाद यहां पे माइटोसिस कराना होगा, तो इसके बाद मेरे बनेगा वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल, और उसके बाद जनरेटिव सेल में भी फर्दर माइटोसिस होगा, और इससे मेरा बन जाएगा दो मेल गैमेट जो थ्री सेल्स। तो टेक्निकली एक मियोसिस एंड दो माइटोसिस, एक मियोसिस एंड दो माइटोसिस आपको देखने को यहां
मिल रहा होगा। ठीक है। नाउ द पॉलन ग्रेन ऑफ मेनी स्पीसीज कॉजेस सेवरल एलर्जी एंड ब्रोंकियल एफ्लिक्शंस, है ना, प्रॉब्लम होता है, आपको सांस लेने में तकलीफ होती है ना, जिससे क्रॉनिक लंबे टाइम के लिए रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होता है, इसको एज्मा या ब्रोंकाइटिस कहते हैं। एग्जाम्पल इसका जैसे पार्थिनियम या कैरेट ग्रास, ये इंडिया में आया एज अ कंटामिनेंट विथ इंपोर्टेड वीट एंड इट हैज बिकम यूबिक्विटस, मतलब सब जगह फैला हुआ है, एंड इट कॉजेस पॉलन एलर्जी। इट हैज बिकम यूबिक्विटस एंड इट कॉजेस पॉलन एलर्जी, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये हमने पूरा ये पढ़ लिया। अब पॉलन प्रोडक्ट की बात करते हैं। इट इज rich in nutrients and it has become a fashion in recent year to use pollen tablets as a food supplement. Food supplements के लिए हम pollen grains को यूज करते हैं। बहुत वेस्टर्न कंट्रीज में लार्ज नंबर ऑफ pollen प्रोडक्ट्स बनता है इन फॉर्म ऑफ द टैबलेट्स एंड सिरप विच इज अवेलेबल इन मार्केट। इसका एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी देती है एक बी pollen करके। कहाँ की कंपनी है? इट इज मेड इन इंग्लैंड। ठीक है, जो ज्यादातर हेल्प करते हैं इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स एंड रेस हॉर्स। जो दौड़ने वाले घोड़े होते हैं ना, उनको बहुत अच्छी न्यूट्रिशन दी जाती है ताकि वो तेज दौड़ें। ठीक है, तो उन दोनों के लिए भी इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो हमने पूरा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस देख लिया। आज की क्लास मैंने छोटी ही रखी है। यूजुअली आपकी जो क्लास है वो 2 घंटे की होने वाली है, बट मैं चाहता था अगर किसी बच्चे का कोई बैकलॉग है, पहले दिन कुछ प्रॉब्लम हुआ है, तो वो प्रॉब्लम ना रहे और कल रेगुलरली आप मेरे साथ ऐप पे लाइव क्लास कर सकते हैं। तो फटाफट से जाइए आप साइटोन.इन पे, नीट यूजी सेगमेंट में जाइए और बायोलॉजी मास्टर क्लास को परचेज कर लीजिए। पूरी बायोलॉजी इसी तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा और इसके फाइनल नोट्स आपको जादुई नोट्स मिलेंगे टेलीग्राम चैनल t.me/anandmani001 पे। हमने सारे पीवाईक्यूज भी टैग कर दिए और लास्ट में चैप्टर के हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन करेंगे, पीवाईक्यूज करेंगे और एग्जाम ड्रिल भी करेंगे, जिससे आपकी प्रिपेयर्डनेस लेवल और ज़्यादा बढ़ जाए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आज का लेक्चर कैसा लगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। कौन-कौन ये पूरी सीरीज़ एंड तक मेरे साथ करने वाला है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा और आज की क्लास कैसी लगी वो भी ज़रूर बताइएगा। टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।